कहानी की शुरुआत एक आम और खुशहाल सुबह से होती है। जेरी लेन अपनी दोनों बेटियों रैचल और कॉनी को स्कूल छोड़ने के लिए कार से निकलता है। रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम होता है। रेडियो पर न्यूज चल रही होती है और पीछे सीट पर दोनों बच्चे गाना गा रही होती हैं। जेरी अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वह पत्नी कैरन से मजाक करता है और बेटियों से कहता है कि शाम को पैनकेक बनाए जाएंगे। तभी रेडियो पर खबर आती है कि दूसरे देशों में रेबीज जैसी अजीब बीमारी फैल रही है। जेरी ध्यान से सुन ही रहा होता है कि अचानक एक तेज रफ्तार पुलिस कार उसकी गाड़ी का साइड मिरर तोड़ते हुए निकल जाती है। जेरी बाहर उतरकर देखने लगता है। तभी कई पुलिस गाड़ियां एक के बाद एक भागती दिखती हैं और पास की इमारत में जोरदार धमाका हो जाता है। एक पुलिस अफसर उसे तुरंत कार में बैठने को चिल्लाता है, लेकिन तभी एक बेकाबू ट्रक जेरी को जोर से टक्कर मार देता है। जेरी समझ जाता है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। डर के मारे रैचल को अस्थमा अटैक आ जाता है और उसी पल एक एम्बुलेंस टकराकर उनकी कार पलट देती है। सब लोग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन बाहर का मंजर खौफनाक होता है। लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। हालात और बिगड़ते देख जेरी तुरंत परिवार को लेकर पास खड़ी एक आरवी में बैठता है। ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़ते हैं। कैरन बहादुरी से एक को लात मारती है और जेरी गाड़ी घुमाकर किसी तरह शहर से भाग निकलता है। कुछ ही मिनटों में पूरा पेंसिल्वेनिया ज़ॉम्बी के कब्जे में चला जाता है और जेरी परिवार को लेकर दूर एक शांत देहाती इलाके की तरफ निकल जाता है। सुनसान इलाके में पहुंचते ही रैचल की अस्थमा की हालत और बिगड़ जाती है। मजबूरी में जेरी को गाड़ी रोकनी पड़ती है। तभी उसे अपने पुराने साथी थियरी का फोन आता है, जो अब यूएन का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बन चुका होता है। थियरी बताता है कि उसे खुद भी हालात की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन वह रात तक हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश करेगा। फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत रैचल के इनहेलर की होती है। जेरी को पास के छोटे शहर में एक सुपरमार्केट दिखता है, लेकिन अंदर हालात बेकाबू होते हैं। लोग खाने पीने की चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। समय कम होने की वजह से परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। जेरी रैचल के साथ इनहेलर ढूंढता है, जबकि कैरन और कॉनी खाना लेने जाती हैं। तभी कॉनी की चीख सुनाई देती है। दो आदमी कैरन को लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। जेरी बीच में आता है। एक आदमी बंदूक निकाल लेता है और हालात बिगड़ते देख जेरी गोली चला देता है। एक पुलिस अफसर सब देख लेता है, लेकिन मदद करने की बजाय खुद सामान उठाने लगता है। परिवार जान बचाकर बाहर भागता है, पर उनकी आरवी गायब हो चुकी होती है। जेरी दोबारा थियरी को कॉल करता है और पता चलता है कि हेलीकॉप्टर अब अगली सुबह ही आएगा। मजबूर होकर जेरी परिवार को पास की एक इमारत में छुपने ले जाता है। तभी आगे जोरदार धमाका होता है और अचानक एक ज़ॉम्बी ऊपर से गिरकर कार पर आ टपकता है। पल भर में ज़ॉम्बियों की भीड़ टूट पड़ती है। जेरी किसी तरह परिवार को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में ले जाता है। सीढ़ियों में कई बार हमला होता है, लेकिन वे एक सुरक्षित आदमी के घर में घुस जाते हैं। रात गुजरने के बाद जेरी उसे साथ चलने के लिए मनाता है, पर वह बाहर जाने से मना कर देता है। तब जेरी खुद ही ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए देसी हथियार बनाने लगता है। सुबह होने से पहले ही जेरी और उसका परिवार छत की तरफ जाने की तैयारी करता है। सब चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी सामने कूद पड़ता है। जेरी फुर्ती से उसे सिर में गोली मार देता है, मगर गोली की आवाज सुनते ही बाकी ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। परिवार जान बचाकर छत की ओर दौड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत तेज होते हैं और जल्दी ही उन्हें घेर लेते हैं। जेरी पीछे रुककर हथियार से वार करता है ताकि कैरन और बच्चे निकल सकें, मगर भीड़ ज्यादा होने की वजह से वह गिरा दिया जाता है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में टपक जाता है। ठीक उसी पल एक गोली चलती है और जेरी की जान बच जाती है। यह गोली टॉमी, उस अपार्टमेंट में रहने वाले लड़के ने चलाई होती है, जो किसी तरह ज़ॉम्बियों से बचकर निकल आया था। छत पर पहुंचते ही कैरन सिग्नल के लिए फ्लेयर जलाती है और सैनिक उन्हें देख लेते हैं। जेरी खुद को संभालते हुए 12 तक गिनता है, यह देखने के लिए कि कहीं वह संक्रमित तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी हेलीकॉप्टर छत पर उतरता है। पीछे पीछे ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। सैनिक गोलियां चलाकर रास्ता साफ करते हैं और जेरी दौड़कर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। नीचे पूरा शहर आग और तबाही में डूबा दिखाई देता है। बाद में उन्हें अटलांटिक में मौजूद यूएस नेवी के जहाज पर ले जाया जाता है, जो अब शरणार्थियों और कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल हो रहा होता है। वहां थियरी जेरी को बताता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ज्यादातर बड़े सैन्य अफसर मारे जा चुके हैं। सरकार पूरी तरह ढह चुकी है और पूरी दुनिया इस संक्रमण की चपेट में है। अभी तक किसी को सही वजह नहीं पता। बस एक ईमेल साउथ कोरिया के कैंप हम्फ्रीज से मिला था, जिसमें पहली बार ज़ॉम्बी शब्द इस्तेमाल हुआ था। थियरी कहता है कि अगर वे वायरस के स्रोत तक पहुंचकर उसका सैंपल ले आए, तो शायद वैक्सीन बनाने की उम्मीद बच सकती है। थियरी जेरी से कहता है कि उसे एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फास्टबैक को साथ लेकर जाकर जानकारी इकट्ठा करनी होगी। जेरी साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अब रिटायर हो चुका होता है
और बस अपनी पत्नी और बेटियों के साथ रहना चाहता है। लेकिन नेवी कमांडर सख्त चेतावनी देता है कि अगर जेरी मदद नहीं करेगा तो उसके परिवार को जहाज से उतार दिया जाएगा। मजबूरी और परिवार के प्यार में जेरी मान जाता है। कैरन उसे हिम्मत देती है, गले लगाकर कहती है कि सुरक्षित लौटना, और बेटियां भी उसे कसकर पकड़ लेती हैं। इसके बाद जेरी साउथ कोरिया के लिए उड़ान भरता है। रात के अंधेरे में जहाज एक सुनसान बेस पर उतरता है, जहां सन्नाटा साफ बताता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी अचानक अंधेरे से ज़ॉम्बियों का झुंड हमला कर देता है और कई सैनिक मारे जाते हैं। डर के मारे डॉक्टर फास्टबैक भागने लगता है, लेकिन गिरकर गलती से खुद को ही गोली मार लेता है। यह देखकर जेरी सन्न रह जाता है। तभी कुछ तैनात सैनिक मदद के लिए पहुंचते हैं और कैप्टन स्पीक तुरंत निकलने का इशारा करता है। जान बचाते हुए सब किसी तरह बेस के अंदर लौटते हैं। अब डॉक्टर के मरने के बाद पूरी जिम्मेदारी जेरी पर आ जाती है। स्पीक उसे बताता है कि ज़ॉम्बी आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। शरीर पर गोली मारने से वे बस धीमे पड़ते हैं। उन्हें मारने का एकमात्र तरीका सिर में गोली है। फिर वह जेरी को लैब दिखाता है, लेकिन वहां सब कुछ जला हुआ होता है। बिस्तर पर दूसरे संक्रमित व्यक्ति के अवशेष पड़े होते हैं, जो एक मिलिट्री डॉक्टर था। उसने पहले संक्रमित की जांच की थी, लेकिन मरा हुआ आदमी अचानक जिंदा हो गया और डॉक्टर को काट लिया, जिससे वायरस पूरे कैंप में फैल गया। असली स्रोत अब भी रहस्य बना रहता है। तभी जेरी एक अजीब बात नोटिस करता है। एक सैनिक लंगड़ा कर खड़ा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे बिल्कुल भी अटैक नहीं करते, जैसे उसे देख ही ना रहे हों। जब सब लोग उस लंगड़े सैनिक को भाग्यशाली मान रहे होते हैं, तभी पास खड़ा एक कैदी बड़ी बात बता देता है। वह कहता है कि ज़ॉम्बी फैलने से 2 हफ्ते पहले ही इजराइल ने बॉर्डर पर 300 फीट ऊंची दीवार बनाना शुरू कर दिया था। इसका मतलब साफ था कि उन्हें पहले से कुछ पता था। सच्चाई जानने के लिए जेरी को जेरूसलम जाना होता है और वहां जुर्गन वॉर्मब्रुन नाम के आदमी से मिलना होता है। शक के बावजूद जेरी खुद जाने का फैसला करता है, लेकिन उड़ान से पहले जहाज में ईंधन भरना जरूरी होता है और रनवे चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिरा होता है, जहां जरा सी आवाज मौत बन सकती थी। कैप्टन स्पीक सैनिकों को अलर्ट रहने को कहता है। जेरी और पायलट ग्रेगरी चुपचाप साइकिल से प्लेन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी कैरन सैटेलाइट फोन से कॉल कर देती है। फोन की आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं। छुपे सैनिक फायरिंग करते हैं। स्पीक आखिरी सेकंड में ईंधन भर देता है, मगर खुद काट लिया जाता है। जेरी किसी तरह प्लेन में चढ़ जाता है, लेकिन बाकी सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों की उड़ान के बाद प्लेन जेरूसलम पहुंचता है। पहचान बताने पर जेरी को वॉर्मब्रुन के पास ले जाया जाता है। वह साफ साफ बताता है कि उन्हें एक एनक्रिप्टेड रिपोर्ट मिली थी, जिसमें कहा गया था कि भारत ज़ॉम्बियों से लड़ रहा है। रिपोर्ट पक्की नहीं थी, लेकिन इजराइल की 10वीं मैन पॉलिसी के मुताबिक सबसे बुरे हालात की तैयारी जरूरी थी। इसी वजह से उसने विशाल दीवार बनाने का फैसला लिया। इसके बाद वह जेरी को बॉर्डर दिखाता है। शहर अंदर से पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित लगता है, यहाँ तक कि बाहर से आए शरणार्थियों की भी मदद हो रही होती है। लेकिन दीवार के बाहर का नजारा डरावना होता है, जहां अनगिनत ज़ॉम्बी दीवार के चारों तरफ भरे होते हैं। तभी अचानक ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड एक ही दिशा में दौड़ने लगता है। वजह होती है शरणार्थियों की तेज आवाज में जश्न और गाना, जिन्हें माइक्रोफोन पर सुना जा रहा होता है, और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उनकी ओर बढ़ रही है। ज़ॉम्बी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए पलक झपकते ही ऊंची दीवार पर चढ़ जाते हैं। जेरी चिल्लाकर लोगों को चेतावनी देना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बी दीवार पार करके ऐसे गिरते हैं जैसे बारिश बरस रही हो। खुशी का जश्न कुछ ही सेकंड में तबाही में बदल जाता है। सैनिक फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के सामने गोलियां बेअसर साबित होती हैं। कुछ ही मिनटों में जिस किले को अजेय माना जा रहा था, वह ढह जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में जेरी एक अजीब बात नोटिस करता है। ज़ॉम्बी एक बुजुर्ग आदमी और एक कमजोर से लड़के को नहीं छूते। सोचने का वक्त नहीं होता, चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। सब लोग एक रिहायशी इमारत में छुप जाते हैं, लेकिन वहां भी आगे पीछे से घिर जाते हैं। तभी शॉन नाम की एक महिला सैनिक जेरी को बचाते हुए कलाई से काट ली जाती है। जेरी बिना समय गंवाए चाकू से उसका हाथ काट देता है, जिससे वायरस फैलने से रुक जाता है। उसी वक्त बाहर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर कूद पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर हवा में ही फट जाता है। एयरफील्ड पर पहले से भीड़ होती है। पायलट डर कर भाग जाता है और प्लेन बिना रुके उड़ जाता है। मजबूर होकर जेरी और शॉन एक दूसरे पैसेंजर प्लेन को रोकते हैं और कॉकपिट के पास लगी सीढ़ी से अंदर चढ़ते हैं। अंदर बैठे यात्री खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, जहां हजारों ज़ॉम्बी पीछे छूटे लोगों को नोच रहे होते हैं। उस डरावने मंजर को देखकर जेरी शॉन का जख्म बांधते हुए सोच में पड़ जाता है। तभी उसे लंगड़ा सैनिक, बुजुर्ग आदमी और कमजोर लड़का याद आते हैं।
अचानक उसे एहसास होता है कि शायद यही ज़ॉम्बियों से बचने का तरीका है। वह तुरंत थियरी को कॉल करके बताता है कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन उसे पहले टेस्ट करना होगा। थियरी अपनी पावर से पायलट को मनाता है और प्लेन का रास्ता कार्डिफ, वेल्स की तरफ मोड़ दिया जाता है, जहां पास ही वैक्सीन रिसर्च सेंटर होता है। कई घंटे बाद जेरी की नींद केबिन में एक छोटे कुत्ते के जोर जोर से भौंकने से खुलती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट स्टोरेज खोलती है, लेकिन अगले ही पल अंदर छुपा ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। केबिन में तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। जेरी पर्दे को हटाकर देखता है और जो नजारा दिखता है उसे देखकर वह सन्न रह जाता है। वह सबको चुप रहने का इशारा करता है और बैग से रास्ता रोकने की कोशिश करता है। बाकी लोग भी मदद करते हैं, लेकिन भगदड़ में एक आदमी का सूटकेस गिर जाता है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में बैरिकेड टूट जाता है। जेरी छोटे बैग से मुकाबला करता है, लेकिन संकरी केबिन चीखों से भर जाती है। हालात हाथ से निकलते देख जेरी शॉन की बेल्ट से ग्रेनेड निकालता है और बिना सोचे प्लेन के विंग की तरफ फेंक देता है। जोरदार धमाके से प्लेन में छेद हो जाता है और ज़ॉम्बी बाहर खिंच जाते हैं, लेकिन इंजन भी खराब हो जाता है। हमला तो रुक जाता है, मगर अब प्लेन क्रैश करने वाला होता है। जेरी शॉन को सीट पर बैठाकर बेल्ट कसता है और टकराव के लिए खुद को तैयार करता है। प्लेन तेजी से नीचे गिरता है और भयानक आवाज के साथ टूटकर दो हिस्सों में बिखर जाता है। कुछ देर बाद जेरी को होश आता है। चारों तरफ मलबा होता है और उसके पेट में तेज दर्द उठता है। एक लोहे की रॉड उसके शरीर के आर पार हो चुकी होती है, जिसे वह निकालने की हिम्मत नहीं करता। तभी पीछे से कदमों की आहट आती है। शॉन भी चमत्कारिक रूप से जिंदा होती है। दोनों एक दूसरे के सहारे रिसर्च सेंटर तक पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही जेरी बेहोश हो जाता है। कई दिनों बाद जब उसे होश आता है, उसे पता चलता है कि उसके प्लेन के क्रैश की खबर मिलते ही यूएन जहाज ने उसकी पत्नी, बेटियों और टॉमी को वहां से हटाकर नोवा स्कोटिया के रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया है। यह सुनकर जेरी गुस्से से भर जाता है। उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी, फिर भी उसके परिवार के साथ ऐसा हुआ। लेकिन जिम्मेदारी का एहसास उसे रुकने नहीं देता और वह मिशन पूरा करने का फैसला करता है। जेरी डब्ल्यूएचओ के डॉक्टरों को वह सब बताता है जो उसने अब तक देखा था। कैसे ज़ॉम्बी कुछ लोगों पर हमला ही नहीं कर रहे थे। जेरी को लगता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ स्वस्थ इंसानों को ही अपना निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वायरस को फैलने के लिए मजबूत शरीर चाहिए होता है। इसी वजह से वे कमजोर, बीमार या लाचार दिखने वाले लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये सब भले ही इत्तेफाक लगे, लेकिन असल में यही वायरस की सबसे बड़ी कमजोरी थी। जेरी सुझाव देता है कि अगर इंसान खुद को बीमार जैसा दिखा सके, शायद ज़ॉम्बी उस पर हमला न करें। ये सुनते ही डब्ल्यूएचओ के एक डॉक्टर को जोरदार आइडिया आता है, लेकिन इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए उन्हें दूसरे बिल्डिंग में मौजूद P4 लैब जाना पड़ता है, जहां जिंदा वायरस रखे होते हैं। दिक्कत यह होती है कि वह लैब पहले से ही ज़ॉम्बियों से भरी होती है और जरा सी आवाज मौत बन सकती थी। फिर भी मजबूरी में जेरी, शॉन और एक डॉक्टर सुरक्षा सूट पहनकर सुरंग के रास्ते अंदर जाते हैं। जमीन पर बिखरा सामान बताता है कि यहाँ भयानक लड़ाई हो चुकी थी। जैसे जैसे वे स्टोरेज रूम के पास पहुंचते हैं, ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती जाती है। तभी डॉक्टर से गलती से अलमारी टकरा जाती है और शोर होते ही एक ज़ॉम्बी जाग जाता है। शॉन तुरंत सिर में गोली मार देती है, लेकिन गोली की आवाज से सारा झुंड टूट पड़ता है। तीनों भागने लगते हैं। बाकी दोनों को मौका देने के लिए जेरी सीढ़ियों पर लोहे की रॉड बजाकर सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वह एक लैब में घुसकर दरवाजे से कुछ ज़ॉम्बियों को रोक लेता है। दूसरी तरफ शॉन और डॉक्टर किसी तरह सेफ जोन तक पहुंच जाते हैं और आखिरी पल में दरवाजा बंद कर देते हैं। इधर जेरी अकेले P4 लैब पहुंचता है। ज्यादातर ज़ॉम्बी आवाज के पीछे चले गए होते हैं, इसलिए वह आसानी से पैथोजन स्टोरेज तक पहुंच जाता है। सामने ढेरों शीशियाओं देखकर वह टूट जाता है। उसे नहीं पता कौन सी मदद करेगी। वक्त कम होता जा रहा होता है, इसलिए वह सारे जरूरी सैंपल एक बॉक्स में भर लेता है। तभी बाहर एक ज़ॉम्बी खड़ा मिल जाता है और निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। तभी जेरी के दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आता है। वह एक सिरिंज उठाता है, कैमरे में आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करता है और बिना जाने खुद को एक अनजान वायरस इंजेक्ट कर लेता है। कुछ मिनट बाद वह दरवाजा खोलता है और चमत्कार हो जाता है। ज़ॉम्बी उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। जेरी जानबूझकर शोर करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे छूते तक नहीं। उसकी थ्योरी कामयाब हो चुकी होती है। आखिर में थियरी की मदद से जेरी अपने परिवार से दोबारा मिल जाता है। उसकी खोज की वजह से दुनिया भर में वैक्सीन बनाई जाती है और हवाई रास्ते से हर जगह पहुंचाई जाती है। इंसानियत को फिर से उम्मीद मिलती है और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।